Good morning. Welcome back to another lecture on structural organization and animal tissue, animal types. Right. So we were doing a topic called as bone. Right. We finished up a topic called as cartilage, and then we started up with something called as bone. करेक्ट. हम बोन के बारे में हमने ये सब बात किया था. इट इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी. करेक्ट. एंड बोन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है? कार्टिलेज. राइट. सो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बोन्स, वी स्पोक अबाउट रेड बोन, वी स्पोक अबाउट कॉम्पैक्ट बोन एंड वी स्पोक अबाउट स्पॉन्जी बोन. करेक्ट. और स्पॉन्जी बोन की अपीयरेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से हमने इसको स्पॉन्जी बोला था, बिकॉज इट एनक्लोजेस टाइनी स्पेसेस and these tiny spaces encloses or these tiny spaces are filled with red bone marrow. Right. अब red bone marrow are the site of blood cell formation, also referred to as hematopoiesis. Correct. कॉम्पैक्ट बोन में हमने देखा था कि कॉम्पैक्ट बोन में एक स्पेशल टाइप का हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, एंड दोज हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज रेफर्ड टू एज हवर्शियन कैनाल सिस्टम. हवर्शियन कैनाल सिस्टम basically it is basically a system of one Haversian canal, one longitudinal Haversian canal surrounded by concentric rings of osteocytes. राइट. तो उसके बारे में हमने वो बहुत सारी चीजें याद कर ली थी. ऑस्टियोसाइट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग्स आर कॉल्ड एज लैमेले. करेक्ट. एंड हवर्शियन कैनाल सिस्टम का एक पर्टिकुलर यूनिट, वन सिंगल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वन हवर्शियन कैनाल सिस्टम इज रेफर्ड टू एज अ ऑस्टियन. ठीक है. एक और कैनाल के बारे में पढ़ा था, दैट इज वोकमेंस कैनाल, एंड दैट वोकमेंस कैनाल इज एसोसिएटेड विद कनेक्शन बिटवीन टू हवर्शियन कैनाल. ठीक है. ये एक ट्रांसवर्स कैनाल है जो हवर्शियन कैनाल्स को कनेक्ट करता है. राइट. सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पैक्ट बोन. वी स्पोक अबाउट द डिविजन्स ऑफ द बोन, है ना, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, एंड पोस्ट दैट वी स्पोक अबाउट एवरी पर्टिकुलर फंक्शंस. राइट. वी स्पोक अबाउट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. अब एक बोन के बारे में बात किया था. सो नाउ बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन, एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, वन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ थायराइड एंड दैट इज कॉल्ड एज थायरोकैल्सिटोनिन. अब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये क्या करेगा? विल ट्राई टू लिस्ट दैट डाउन. ठीक है. तो थायरोकैल्सिटोनिन दो हार्मोन्स है बेटा. ठीक है. सो let's try to understand process of ossification. What is ossification? Ossification को ही बोलते हैं calcification. Calcification को ही बोलते हैं mineralization. ठीक है. So principal mineral of your bone are calcium. Principal mineral of your bone is calcium. ठीक है. Along with calcium there is also magnesium and phosphorus which is associated with. Right. हमने ये भी पढ़ा था कि बोन मिनरल क्या है? स्पेसिफिकली इट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट. हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? C10PO4 6OH twice. So ये स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट. राइट. सो ये बोन मिनरल का डेपोजिशन इनटू द मैट्रिक्स इज रेफर्ड टू एज ऑसिफिकेशन. ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑस्टियोसाइट्स. मतलब अगर एक सेल डिवाइड होकर दो बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, तो सेल का ग्रोथ, सेल का डिवीजन एंड सेल का इंक्रीज इन नंबर इज रेफर्ड टू एज ऑस्टियोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन सेल्स. Whereas ossification has nothing to do with the living material. It has to do something with non-living material. और non-living material क्या है? आपका matrix, right? And in your matrix, if there is presence of inorganic substances, increase in the inorganic substances, these inorganic substances will make the matrix hard. When the matrix becomes hard, the matrix gets a certain type of rigidity, a certain type of non-flexibility, right? And it also gets a certain type of strength to withstand compression. Bone compression handle कर सकता है, but bone compression handle कर सकता है, but bone flexible नहीं है, तो bone resilience property show नहीं कर सकता. ठीक है बेटा. So osteogenesis या ossification, osteogenesis
is formation of bone cells, right? So when you talk about ossification, it is nothing but deposition of calcium, predominantly calcium into the bone matrix. अब कैल्शियम कहां से आएगा? आपको आप जो भी कैल्शियम आपको आपके बोन में कैल्शियम कैसे जाएगा? हाउ विल योर बोन बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर? बाय योर डाइट, करेक्ट? इफ योर डाइट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद रिच dairy product, milk product, if it is complemented with rich meat, it is complemented with soyabean, है ना? तो ये ऐसे कुछ food stuff है which is a rich source of calcium. Understand? Soyabean is a rich source of calcium, है ना? तो अगर आपको बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज करानी है तो हम जनरली बोलते हैं कि डाइट में सोयाबीन इंक्लूड करो. और कैल्शियम का और सोर्सेज है एग शेल, है ना? एग शेल से भी कैल्शियम मिलता है. सो अ लॉट ऑफ थेरेप्यूटिक, देखो एक सर्टेन टाइम आता है जब हम कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम टैबलेट्स लेते हैं. एंड अल्टीमेटली वेयर आर दीस टैबलेट्स बीन एक्सट्रैक्टेड? वेयर इज द कैल्शियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? द कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम some discarded materials like eggshell. Eggshell में भी eggshell is a good source of calcium बेटा, ठीक है? So बोलने का मतलब ये है कि डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम बोन में जाना चाहिए. तो देखो रास्ता बहुत लंबा है ना? आपने कोई तो डाइटरी प्रोडक्ट खाया होगा जिसके अंदर कैल्शियम होगा, एंड दैट कैल्शियम readily mixes in the blood, and from the blood it has to ultimately reach its destination, and that destination is your bone. So एक बहुत ही लंबा रास्ता है ना? तो लंबा रास्ता तय करने के लिए there are several additional factors which are associated, and these additional factors principally are the hormones, right? अब आपके पास दो major hormones है जो antagonistic है, which are acting opposite to each other, right? One is associated to get the calcium from the blood into the bone. वापस बोल रहा हूं, one hormone is associated to get the calcium from the blood into the bone, and the other is associated to get the calcium from the bone into the blood. तो हमको जो predominantly hormone चाहिए वो है पहला वाला hormone, right? So in other words, when you talk about growing children, है ना? देखो ये process कितनी, everything is so properly orchestrated. When you were absolutely little, I told you in the embryo you just had cartilage, right? And you were born with major bones and you still have cartilage, right? As you grow older and older and older, जब बच्चा toddler जैसे it starts crawling, जब बच्चा चलने लगता है, so it is an indication that the bone is becoming stronger and stronger, correct? So over a period of time, as you grow older and older, आपकी bone strength increase होनी चाहिए, और आपकी bone strength तब increase होगी जब आपके bone में बहुत ज्यादा calcium होगा. So as you grow older and older and older, एक हार्मोन की इफेक्ट ज्यादा होती है. As you grow even more older, है ना, आप और बूढ़े होते जाते हो, तब आपका रिवर्सल प्रोसेस होता है. तब आपको बोन में से सारा कैल्शियम निकल कर इट कम्स इनटू दी ब्लड. सो तब दूसरा हार्मोन काम करता है, राइट? So predominantly two particular hormones which we need to understand, and these two hormones are पहला हार्मोन को हम बोलेंगे TCT वर्सेस PTH, ठीक है? TCT का फुल फॉर्म क्या है? सही लिख लेते हैं, हार्मोन्स कॉजिंग ऑसिफिकेशन, ठीक है? TCT का फुल फॉर्म क्या बेटा? थायरोकैल्सीटोनिन. और PTH का फुल फॉर्म क्या है? पैराथॉर्मोन, ठीक है? TCT नाम बता रहा है, प्रोड्यूस कौन करेगा? थायरो है ना, थायरो. तो प्रोड्यूस कौन करेगा? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल्स? एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जिसको बोलते हैं सी सेल्स. सो थायराइड ग्लैंड इज प्रोड्यूस, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोकैल्सीटोनिन. Whereas पैराथॉर्मोन क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नाम बता रहा है, पैरा प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है? ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द अल्टीमेट रोल ऑफ TCT? TCT का रोल क्या है? इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम. बिकॉज बेटा ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम रहा ना, सो दैट इज ऑल्सो डेंजरस.
बिकॉज अल्टीमेट रोल किसका है? किडनी पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी टू गेट रिड ऑफ दिस कैल्शियम. ओके, एंड अगर ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम हुआ ना, द टेंडेंसी ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीजेस, right? So it is extremely important to not have large amount of calcium in your blood, floating in your blood. So calcium को जाकर भेज दो बोन के अंदर, so that at least बोन तो strong बने, है ना? So इसका काम क्या है? Decreases blood calcium. इसका काम क्या है? It increases blood calcium. Increases blood calcium. So if I have to decrease blood calcium, मैं क्या करूंगा? जितने भी तरीके यूज करना है मेरे को, मैं सारे तरीके यूज करूंगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्राइमरीली व्हाट आई हैव टू डू इफ आई हैव टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, है ना? प्राइमरीली आई हैव टू सेंड द कैल्शियम बैक टू द बोन. सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट डू आई हैव टू डू? व्हाट डज दिस हार्मोन डज? दिस हार्मोन causes, it increases ossification. जबकि ये क्या कर रहा है? ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? इट डिक्रीजेस ऑसिफिकेशन. सो इट डिक्रीजेस ऑसिफिकेशन, है ना? इसका काम क्या है? बोन में से कैल्शियम निकालो और डाल दो ब्लड में, डंप कर दो ब्लड में. सो अगर मैं लेट्स कम बैक टू टीसीटी. टीसीटी क्या कर रहा है? इंक्रीजेस ऑसिफिकेशन. अगर ये ऑसिफिकेशन ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करा रहा है, सिर्फ कैल्शियम से काम बनने वाला है क्या? यू विल ऑल्सो हैव टू हैव सेल्स, right? So in other words, when I say it increases ossification, simultaneously it also does is it increases osteogenesis. अब ऑस्टियोजेनेसिस करने के लिए, मतलब न्यू ऑस्टियोसाइट बनाने के लिए, व्हाट डू यू रिक्वायर? यू रिक्वायर इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ योर ऑस्टियोब्लास्ट. पहले ये पूरा लिस्ट डाउन कर देंगे. सो देयरफॉर इट increases the activity of osteoblast, है ना? न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स. अगर ये न्यू बोन फॉर्मिंग, देखो मैंने आपको तभी बताया था कि अगर ऑस्टियोब्लास्ट एक नया ऑस्टियोसाइट बना रहा है तो उसके साथ वो चिपकाने वाला मटेरियल भी बनाएगा, है ना? बिकॉज आई टोल्ड यू ऑस्टियोसाइट्स आर फिक्स्ड सेल. इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ सेल, आई विल ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस अ स्टिकिंग मटेरियल, correct? I will also have to produce inorganic material along with that. So ये क्या करेगा? It increases the activity of osteoblast. Simultaneously, it will also cause increased deposition of bony matrix. ये मेरे काम का चीज है. With respect to ossification, it causes increased deposition of bony matrix with respect to ऑसिफिकेशन. समझ में आ गया बेटा? ये तीनों फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? इंक्रीज ऑसिफिकेशन, अगर इंक्रीज ऑसिफिकेशन रहा तो मेरे को इंक्रीज ऑस्टियोजेनेसिस करवाना पड़ेगा. इंक्रीज ऑस्टियोजेनेसिस रेफरिंग टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट. इफ ऑस्टियोब्लास्ट इज प्रोड्यूसिंग न्यू ऑस्टियोसाइट, इट विल आल्सो हैव टू प्रोड्यूस द मैट्रिक्स. सो ऑस्टियोसाइट प्रोड्यूसर्स deposits the matrix, bony matrix into the matrix of the bone. इसी का एग्जैक्टली उल्टा काम ये करेगा. क्या करेगा? ये ऑस्टियोजेनेसिस को कम कराएगा. इट डिक्रीजेस ऑस्टियोजेनेसिस. इट डिक्रीजेस ऑसिफिकेशन. मतलब ये क्या कर रहा है? बोन में से कैल्शियम को निकाल कहां फेंक रहा है? ब्लड में, करेक्ट? सो अगर बोन में से कैल्शियम गया तो उसके साथ सेल्स भी मरेंगे, करेक्ट? सो इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ osteoclast. ठीक है? सो अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब घूम फिर कर बात क्या हो रही है कि हमारे सेल्स को खा रहा है वो. ऑस्टियोक्लास्ट इज ईटिंग दी वोन आउट सेल. उसके साथ क्या अब्सॉर्ब हो जाएगा? द मैट्रिक्स व्हिच आर इन द मैट्रिक्स टू व्हिच दीस ऑस्टियोसाइट्स आर स्टक, दीस मैट्रिक्स विल आल्सो बी रीअब्सॉर्ब. सो व्हाट विल इट डू? इट विल कॉज increases resorption. It causes increases resorption of bony matrix.
ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो टीसीटी पीटीएच ये दोनों हार्मोन्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद योर बोन फॉर्मेशन of new bone cells and also associated with formation of bony matrix. So cartilage से बोन बनने का प्रोसेस और बोन को बोन रखने का प्रोसेस कौन करवा रहा है? TCT and PTH. Very clearly understood. So as you grow older and older from your birth till a certain amount of age, है ना, with respect to your आपकी adulthood and post adulthood भी ज्यादा एक्टिविटी किसकी है? टीसीटी की। पीटीएच की एक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं है। पीटीएच की एक्टिविटी ज्यादा चालू होती है आफ्टर योर एज ऑफ 50, ठीक है। सो पीटीएच की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बोन्स विल बिकम वीकर एंड वीकर लीडिंग टू अ कंडीशन कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपके बोन को स्ट्रॉन्ग कराता है, ये आपके बोन को वीक कराएगा, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम बता रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू पोरस बोन्स, बोन में छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से बोन विल बिकम ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। द बोन्स विल बिकम ब्रिटल एंड इजीली, मतलब डेंजर क्या होता है, अगर पैर फिसल के यहाँ पे गिर जाता हूँ, so my bones are comparatively stiff, they are rigid, so they will not break. But if a person suffering from osteoporosis, अगर वो गिर जाता है, उसकी एक छोटी सी लगने की वजह से भी उसको फ्रैक्चर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक। So that is with respect to bone. Now we have to talk about the classification of the bone. अभी पहला classification तो हमने compact and spongy के बारे में किया था। Now we have to talk about the classification with respect to type of ossification, ठीक है। So type of ossification के हिसाब से classification based on type of ossification, मस्त हो गया ना, मस्त राइम स्कीम ही हो गई। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन, टंग ट्विस्टर है ना। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन। अब देखो दो टाइप के हैं चीजें, ऑसिफिकेशन बेस्ड ऑन योर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेम्ब्रेन किसका होगा? मेम्ब्रेन इज बेसिकली मेड ऑफ फाइबर्स, ठीक है। सो दो टाइप की ऑसिफिकेशन होती है। कहीं जगह पे इट इज एक कार्टिलेज का मैट्रिक्स, आई टोल्ड यू इट इज अ कार्टिलेज का कंप्लीट मैट्रिक्स, कंप्लीट फ्रेमवर्क, और इस कार्टिलेज के ऊपर बोन का डिपोजिशन होता है ना, बोनी मैट्रिक्स का डिपोजिशन होता है। सो सच टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन इज कॉल्ड एज एंडोकॉन्ड्रल टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन। क्या बोला मैंने? एंडोकॉन्ड्रल, एंडो मतलब अंदर, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज से रिलेटेड। सो इफ द स्कैफोल्ड or the basic framework of the bone was a cartilage, और एक कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम का डिपॉजिट होते अगर बोन तैयार हुआ है तो सच अ टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन इज कॉल्ड एज एंडोकॉन्ड्रल टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। जो आपके बाकी मेजर बोन्स में हुआ है, मेजर बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में हुआ है, ठीक है। व्हाट इज इंट्रामेम्ब्रेनियस? मेम्ब्रेन में क्या हो सकते हैं? फाइबर्स होते हैं। अगर एक फाइब्रस नेटवर्क है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और एक फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बोनी मैट्रिक्स, इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल कॉल इट एज इंट्रामेम्ब्रेनियस टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। इंट्रामेम्ब्रेनियस टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन वेयर the ossification is based on a scaffold of a fibrous layer. It is not on the scaffold of cartilage, it is on the scaffold of a fibrous layer, ठीक है। तो based on the type of ossification you have 4 different type of bones. We have classified bones under 4 different classification, and they are ठीक है। पहला टाइप का बोन इज रेफर्ड टू एज रिप्लेसेबल बोन, रिप्लेसेबल, और ऑल्सो रेफर्ड टू एज कार्टिलेजिनस। मतलब नाम क्यों ऐसा दिया? रिप्लेसेबल का मतलब क्या है?
मतलब once upon a time it was a cartilage which is now replaced and transformed into a bone. So उसको cartilaginous bone बोलो या replaceable bone बोलो, ठीक है. So cartilaginous bone या replaceable bone, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? It is formed by endochondral ossification, formed by endochondral ossification, ठीक है. So ये हो गया मेरा replaceable bone. The second type of bone which we talk about is referred to as dermal bones. ठीक है. डर्मल बोन्स क्या है? These are formed by ossification of a fibrous membrane. ठीक है. Ossification of a fibrous membrane. ठीक है. So they are also referred to as your flat bones. So replaceable bones में examples हम क्या क्या लिखेंगे? I told you all your major bones, right? All your long bones are the examples of your replaceable bones. So चलो examples लिख लेते हैं. तो इसके examples में क्या लिखेंगे हम? femur, humerus, radius, ulna, etc. ठीक है. So that is cartilaginous bone. दूसरा बोन है डर्मल बोन. डर्मल बोन और जनरली मतलब ये ऐसे बोन्स थे जो पहले नहीं थे, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट योर क्लवाइकल, छोटे बच्चों का कॉलर बोन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, बट एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर योर कॉलर बोन स्टार्ट्स टू डेवलप, राइट? सो कॉलर बोन है मतलब आपके स्टर्नम है, ये सब आपके फ्लैट बोन्स में आते हैं एंड ये सब आपके फाइब्रस बोन्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है. सो एग्जाम्पल, इसके एग्जांपल्स में हम लिखेंगे स्कल प्लेट्स, फेशियल बोन्स, ये सारे फ्लैट बोन्स है ना. फेशियल बोन्स, क्लवाइकल इज योर कॉलर बोन. सी फॉर क्लवाइकल, सी फॉर कॉलर. क्लवाइकल, ठीक है. फेशियल बोन्स, स्कल बोन्स, स्टर्नम, ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू योर डर्मल बोन्स. ओके. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन और द नेक्स्ट टाइप ऑफ ossification, द नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन इज सेस्मॉइड बोन. अब सेस्मॉइड, the word sesamoid comes from the word sesame. sesame पता है आपको, तिल है ना. तो ये जो बोन है sesamoid bone, they are of a size, they are of the shape of a till, sesame का सीड, ठीक है. इसका क्लासिक एग्जांपल आता है आपका नी कैप, पटेला है ना, नी कैप, घुटना. सो ये नी कैप जो था, एक जमाने में नी कैप था ही नहीं, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये नी कैप डेवलप हुआ है लेटर स्टेजेस में, बट कैसे डेवलप हुआ है? बाय ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन. दिस इज ऑसिफिकेशन ऑफ अ कार्टिलेज, दिस इज ऑसिफिकेशन ऑफ अ फाइब्रस मेम्ब्रेन, whereas here it is formed by the ossification of, it is formed by ossification of टेंडन, ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? पटेला. एग्जाम्पल पटेला. पटेला इज योर नी कैप, ठीक है. अब पटेला जो है, पटेला इज फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन ऑफ अ मसल कॉल्ड एज quadriceps femoris. Quadriceps femoris are in layman's term it is also called as quads, ठीक है. ये आपका सामने का मसल है, सामने का मसल. सो जो आपके फ्रंटल रीजन ऑफ योर पेल्विक कैविटी एंड फ्रंटल रीजन ऑफ योर लोअर बोन, मतलब ये जॉइंट के यहाँ पे फॉर्म होता है बेटा, ठीक है. सो पटेला इज फॉर्म्ड, लिख लेते हैं हम,
patella is formed by ossification of patella is formed by the ossification of tendon of quadriceps femoris. Quadriceps femoris. ठीक है, so that is with respect to sesamoid bone. उसके बाद लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है एंड दैट इज रेफर्ड टू एज लास्ट टाइप का क्लासिफिकेशन इज रेफर्ड टू एज विसरल बोन्स. अब विसरल बोन में क्या हो रहा है? दिस इज formed by ossification in विसरल ऑर्गन. अब विसरल ऑर्गन ये है बेटा, विसरल ऑर्गन क्या है? जो विसरल रेफर्स टू ऑर्गन विच फॉर्म्स द बल्क, मेजर, बड़ा ऑर्गन. जैसे मैं स्टमक बोलूं, स्टमक इज अ विसरल ऑर्गन, है ना. लिवर इज अ विसरल ग्लैंड, इंटेस्टाइन इज अ विसरल ऑर्गन. सो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है विच फॉर्म्स अ कंसिडरेबल बल्क, ग्लैंड्स को हम विसरल नहीं बोलेंगे, है ना. पिट्यूटरी इज नॉट अ विसरल ऑर्गन. अभी अंडरस्टैंडिंग है, because pituitary is very small, it does not form a bulk of the body, correct. So bulk जो बनाता है, excessive bulk जो बनाता है, that is referred to as visceral organ. So अगर कोई visceral organ के अंदर बोन है, कोई visceral organ के अंदर बोन है, so in that particular condition we will call it as visceral bone. But fortunately बोलो, humans के visceral organs में कोई बोन नहीं है. But when you talk about, there are certain animals like there are carnivores, है ना, जैसे डॉग्स है, डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, ये कार्निवोर्स के पीनस में बोन होता है, राइट. सो दे हैव अ बोन, जैसे डॉग्स के पीनस में भी बोन होता है, करेक्ट, है ना. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो बोन को हम बोलते हैं बैक्यूलम, राइट. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां जिसके विसरल ऑर्गन के अंदर बोन है ना. फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल्स के आईलिड्स में बोन होता है ना. डियर के हार्ट में बोन होता है. सो ऑल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे पिग के स्नाउट में बोन होता है, पिग का स्नाउट जो होता है ना उसमें बोन होता है. सो दीज आर विसरल बोन्स. जो विसरल ऑर्गन में, मतलब ऐसे ऑर्गन्स में जहां पे बोन होने नहीं चाहिए थे, ये वहां पे है. सो ह्यूमंस में विसरल बोन्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे बेटा. ओएस कॉर्डिस इन डियर के ओएस कॉर्डिस क्या है बेटा? हार्ट. डियर कॉर्डिस रेफर्स टू हार्ट, है ना, कार्डिया. सो डियर के हार्ट के वॉल में, सेप्टम में देयर इज बोन. ठीक है. ओएस पीनस इन डॉग्स, जिसको बोलते हैं बैक्यूलम. ओएस क्लाइटोरिस इन कार्निवोर्स लाइक, ठीक है, carnivores like lion, tiger, etc. OS palpebrae. OS refers to orifice, ठीक है. palpebrae in crocodiles. palpebra का मतलब क्या है? palpebra is the medical term for eyelids. So इनके eyelids में भी bone है. ठीक है बेटा. So ये this was the classification of bones on the type of ossification. So फटाफट पूरा कॉपी कर लो so that I can get out of the frame.
ठीक है, सिर्फ इनसे कॉपी कर लो आप। सो इन टोटलिटी ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा वी हैव आल्सो अदर क्लासिफिकेशन, लेट्स ट्राई टू फिनिश अप दैट आल्सो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, ये खत्म कर रहा हूं मैं इधर। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव long bones, short bones, flat bones and irregular bones। ठीक है, नाम भी बता रहा है, लॉन्ग बोन्स जो लॉन्ग होंगे, ठीक है, शॉर्ट बोन्स जो साइज में लंबाई में छोटे होंगे, ठीक है, फ्लैट आर एब्सोल्युटली फ्लैट इन नेचर, ठीक है, एंड इरेगुलर बोन्स आर इरेगुलर इन शेप। आपको इसके एग्जांपल्स याद करने हैं। लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स में आएंगे फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ये तीनों जो है ये लेग्स के बोन्स है, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब हैंड के बोन्स है, ठीक है। शॉर्ट बोन्स में एग्जांपल्स आते हैं आपके फिंगर्स के बोन, मतलब डिजिट्स के बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स में एग्जांपल्स हम लिखेंगे फैलेंजेस, ठीक है, फैलेंजेस, कार्पल्स, टार्सल्स, ये सब शॉर्ट बोन्स है, ठीक है। फ्लैट बोन्स में एग्जांपल हम लिखेंगे स्टर्नम, जो आपका ब्रेस्ट बोन है, रिब्स के साथ अटैच्ड है, स्टर्नम, रिब्स, क्लवाइकल, ये सब फ्लैट बोन्स है, ठीक है। इरेगुलर बोन्स में हम एग्जांपल्स लिखेंगे वर्टिब्रे, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ये इरेगुलर शेप का टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना। अगर एक वर्टिब्रल कॉलम में एक वर्टिब्रे निकालकर देखा, से वर्टिब्रल कॉलम में टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, ठीक है। सो ये टेढ़े मेढ़े दिखने वाले जो बोन्स है दे आर रेफर्ड टू एज इरेगुलर बोन, ठीक है। सो दैट एंड्स विद आवर सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोन्स। सो हमारा स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चरल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे खत्म होता है। वी ओनली हैव लेफ्ट विद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो आई एम नॉट टेकिंग अप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज ऑफ फॉर नाउ, वी विल डू इट इन दी नेक्स्ट क्लास। Thank you so much for your patience. Take care of yourself and God bless you.